हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रेम है। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रिकैम साइंस में। और आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। आज हम लोग उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज सीखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री के बारे में। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एसिडिटी, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले इसके कुछ बैकग्राउंड को सीख लेना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों को अभी समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं जैसे मेथेन। अपना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। मान के चलते हैं कि एन इक्वल टू यहाँ पे 1 है कार्बन नंबर के लिए। और अगर हम इसको बैकग्राउंड को समझना चाहें कि कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके पीछे कई थ्योरी दी गई थी, जिनमें जो मोस्ट एडवांस थ्योरी है वो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है। और क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करेंगे हायर क्लास में। लेकिन अभी के लिए हम लोग फिर भी कुछ बैकग्राउंड में आपको दे सकता हूँ, जिसमें बैकग्राउंड के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, उस एटम का एक वेव फंक्शन होता है। वो वेव फंक्शन उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है कि किसी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे अधिक कहाँ पर कम होती है, उस चीज को डिफाइन करता है, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस साई को, मॉड को हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये डोनेट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को इन एन पर्टिकुलर एटम। किसी एक परमाणु में, किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो मैथमेटिकल टर्म में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। और इसी को जब फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब है कि साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी एक पर्टिकुलर एटम में। कि मैक्सिमम जब ये हिस्ट्री में रिसर्च की, जब ये फाइंडिंग होने लगी कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, वेव पार्टिकल की तरह भी, वेव की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो साइंटिस्टों ने ये कंक्लूजन लगाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, ये पता करना एक बेवकूफ़ी होगी। और इसको अगर पता करना है तो हम सिर्फ पता कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है। अगर इस चीज़ को, ये क्वांटम केमिस्ट्री का साई स्क्वायर फंक्शन हमें इंडिकेट करता है, जिससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्बिटल्स निकल कर सामने आते हैं, जो हम लोगों ने यस है, पी है, और इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी है, एफ है, ये सारे इसी वेव फंक्शन के आधार पर निकल कर सामने आते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम्स केमिकल रिएक्शन करता है, तो आपस में इन्हीं के वेव फंक्शंस या फिर सेल सब सेल्स ये आपस में ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड को सीखा, जो हमें दिमाग में रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अब हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेथेन है, इसका शेप क्या होता है, इसकी जियोमेट्री क्या होती है, और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सी एच बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले तो हम लोग इसके हाइब्रिडेशन को निकालने की हाइब्रिडेशन की मदद से इसकी स्ट्रक्चर्स को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो कार्बन में सबसे पहले तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेव फंक्शन के टर्म में लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 आता है। और इससे हम लोग देख सकते हैं कि 1s का जो शेप होता है, s का शेप स्फेरिकल होता है, p का शेप डंबल के रूप में होता है और d का शेप डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अंदर सब सेल्स है डिसाइड करता है, चेंज होता रहता है। इसके आधार पर डी ऑर्बिटल का शेप भी डिफाइन होता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें डी की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। हम लोग प्ले सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल पर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा देखा कि कार्बन का हाइब्रिडेशन S1s2 2s2 2p2 है। अगर हम लोग इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर सकते हैं, एक एम्प्टी होता है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन 1s1 होता है, जिसको हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं px py pz को इमेजिन करने की, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये x है, ये y है और ये z है। ये 3D में स्ट्रक्चर में हम लोग अब इमेजिन करेंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो 3D में होता है, 2D में नहीं होता है। तो इसीलिए 3 एक्सेस हम लोगों ने ली हैं। तो px को अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो ऑर्बिटल को, तो ये x एक्सेस पर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये जो इसमें प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लस किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं दिखाता, ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को दिखाता है। और जब सेम साइड के ओवरलैप करते हैं ओरिएंटेशन के, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जब सेम साइड के ओवरलैप नहीं करते तो बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर नहीं होता है। तो इसीलिए अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो प्लस प्लस साइड का ओवरलैपिंग होना चाहिए या माइनस माइनस साइड का ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब है सेम फेस से रिप्रेजेंट हम लोग इसको करते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको हटाकर वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये पी वाई का हो गया। ऐसे ही हम लोग पी जेड का भी यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पी जेड का हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को इन ऑर्बिटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इन ऑर्बिटल्स की मदद से ही हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में हम लोग एक और बुक है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग उतना पढ़ रहे हैं जितना हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत है। तो अभी हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल बनता कैसे है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझ सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट में जब कोई कार्बन एटम रहता है, ग्राउंड स्टेट में कोई जब कार्बन एटम रहता है तो उसके इलेक्ट्रॉन नॉर्मली 1s 2s 2p px py pz इस तरह से होते हैं। लेकिन अगर इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है और एक हाइड्रोजन एटम अगर इसके पास में आता है, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के पास में आ रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन की स्थिति में ग्राउंड स्टेट नहीं है, तो ये अपने आप को इस तरह से रीओरिएंटेड और एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए उस स्टेट को कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट में होने के लिए आप समझ सकते हैं कि 4 एटम हैं, यानी कि 4 1s ऑर्बिटल की हमें जरूरत है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हैं जो पेयरिंग कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि जब प्रोबेबिलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन की होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके pz में चला जाएगा और इस तरह से अपनी 4 वैलेंसी को शो करता है। तो एक्साइटेड स्टेट में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से px py pz, तो इस तरह से ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन की स्थिति में है। अब ये हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो आगे का हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब आप इस चीज को समझिएगा कि इसमें जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एक एटम अपने ऑर्बिटल्स को, सब सेल्स को इस तरह से रीओरिएंट करता है कि उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, जिसे एक टर्म से डिफाइन किया जाता है डीजनरेसी। तो डीजनरेट हो जाते हैं ये ऑर्बिटल, और ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर इतने ही प्रकार के एस ऑर्बिटल px py pz की आपस में मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, उसे कहते हैं sp3। चूंकि एक s 3p से मिलकर बना है, इसलिए इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला। अब ये कितने ऑर्बिटल बनेंगे आप समझिएगा कि जितने ऑर्बिटल आपस में ये मिक्सिंग कर रहे हैं, उतने ही ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्सिंग किए तो यहाँ पे 4sp3 जनरेट होंगे। तो ये स्थिति है 4sp3 की, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन एटम के साथ में करेगी। इसीलिए अब आप समझिएगा कि एक कार्बन एटम है हमारा, ये मान लीजिएगा कि ये एटम है, और इस एटम में sp3 ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं sp3 के, वो नॉर्मली इस तरह से आ जाएंगे। 4 ऑर्बिटल जनरली आते हैं इस तरह से। इसको हम लोग थोड़ा क्लियर बना लेते हैं ताकि हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकें हाइड्रोजन एटम के साथ में। तो इसको हम लोग अगर देखना चाहें एक्स और वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से। तो ये चारों ऑर्बिटल sp3 के हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये सारे। अब इसमें हाइड्रोजन का एटम आएगा और उसका जो 1s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनमें सब में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस सब में है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं डीजनरेट हैं, इक्वल एनर्जी के हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं, ये 1 बाई 1 इनके पास जा सकते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करते हुए, पेयरिंग करते हुए बनाएगा। ऐसे ही एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आकर 1s से ऑर्बिटल बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक ऑर्बिटल से पेयरिंग करते हुए 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक कार्बन के चारों ओर 4 सिग्मा आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ में बने हैं, चारों सिग्मा हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑर्बिटल की एक्साइटेड स्टेट में, यानी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट जिसे कहते हैं हम लोग, जिसमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, sp3 के 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। इस चीज को समझ गए हम लोग। अब आप इस चीज को समझिएगा कि जो मेथेन का मॉलिक्यूल है, जिसे C, इसके साथ में अगर मैं X का जो अब बात आती है कि पहले लोग ये समझता था कि 4 एटम है तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाना चाहिए। तो लेकिन ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। हम लोग 3D में बात करते हैं, तो इसी को हम लोग फिट करने की कोशिश करते हैं। जो X की स्टेबिलिटी मेथेन की दिखाई जाती है, वो दिखाई जाती है एक स्पेयर में। जैसे कि एक स्पेयर है
और इसी में एक लेटरल स्पेयर हम बना देते हैं सर्किल, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को दिखाता है और ये जेड एक्सिस को दिखाता है। तो इस स्पेयर में ये CH4 के चारों बॉन्ड इस तरह से फिट हो जाते हैं कि चारों बॉन्ड एक स्पेयर में आते हैं, जो इस CH4 की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम अगर हम यहाँ डाल दें, एक यहाँ डाल दें, और इसके बाद में फिर एक हाइड्रोजन एटम इस पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, तो इस तरह से, और एक कहीं पे बीच में एक कार्बन यहाँ रहेगा, तो इस तरह से एक कार्बन के जो 4 हाइड्रोजन एटम हैं CH4 मॉलिक्यूल में एक स्पेयर के सरफेस पे कवर हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं इस तरह से कि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम रहे एक दूसरे से, और बॉन्ड ऑर्बिटल्स की जो ऑर्बिटल्स हैं उनका रिपल्सन कम से कम रहे। तो इस तरह से ये जो शेप लेते हैं वो टेट्राहेड्रल का शेप आता है, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम लोग डॉटर से दिखा सकते हैं। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि जो इसके 2 हाइड्रोजन हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, और इसके 2 हाइड्रोजन जो दूसरे हैं एटम वो डिफरेंट प्लेन में होते हैं, और ये दोनों प्लेन ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से ये जो है 3D में रिप्रेजेंटेशन टेट्राहेड्रल का करता है। CH4 मॉलिक्यूल तो इस तरह से आता है। तो इसका मतलब हम लोगों को अब ये समझ में आ गया कि जो हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल होता क्या है? बॉन्ड एंगल कुछ नहीं होता, जो CH और CH जो मेथेन में बॉन्ड बन रहे हैं, इन बॉन्ड के जो ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप किए, उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो बॉन्ड एंगल कहलाता है। और ये आपको बता दें कि इस बॉन्ड एंगल की जो कोई भी इस पर्टिकुलर फिक्स्ड कोई सीमा नहीं होती है, और इसकी फिक्स सीमा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेव पार्टिकल की वेव की तरह पार्टिकल दोनों तरफ बिहेव करते हैं, यानी डुअल नेचर शो करते हैं। तो अब हम लोग जो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे अगर बात करते हैं तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एरिया दिखाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी फिगर ये फिगर ये बताता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में सबसे ज्यादा है और इस एरिया में नहीं है, ऐसे ही इस एरिया में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग ऑर्बिटल से ओवरऑल आइडिया लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे पाई जाती है। तो ये चीज हम लोगों ने समझी। अब आप इस चीज को समझिएगा कि जो मेथेन का मॉलिक्यूल है और जो इसके बीच में बॉन्ड एंगल जो इसका बॉन्ड बना है, वो बॉन्ड किस प्रकार का बॉन्ड है? ये s हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि मेथेन में sp3 s टाइप का CH बॉन्ड है। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। तो इसमें चारों बॉन्ड इक्वल हैं, तो इसीलिए 4 जो हैं sp3h टाइप के CS सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं सेम फेस में। तो अब हम लोग इस चीज को अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक कैरेक्टर का क्या रोल है। तो जैसा कि हम लोग अब बात करते हैं कि कार्बन में जो हाइब्रिडेशन देखा जाता है वो या तो sp देखा जाता है, या sp2 देखा जाता है, या sp3 देखा जाता है। अब हम लोग इसमें अगर बात कर लेते हैं कि इसमें s करेक्टर कितना है, तो 50% s करेक्टर है, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल हैं। अगर टोटल को 100 माने तो 2 से डिवाइड करके 50 आ जाता है, तो 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर है। ऐसे ही अगर हम sp2 की बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करें कि s करेक्टर कितना है, तो 100 डिवाइड बाई 3 ऑलमोस्ट अराउंड 33% समथिंग s करेक्टर आ जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो p करेक्टर का परसेंटेज दिखाता है।
ऐसे ही अगर हम sp3 की बात करें तो इसमें 4 टोटल ऑर्बिटल हैं s और 3 p के, तो 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, यानी कि 25% s करेक्टर है, बाकी 75% p करेक्टर है। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हम लोगों को पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो एक स्फेरिकल है और उसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम के चारों ओर एक कार्बन एटम किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है। इसका मतलब है चारों ओर से इसका ओरिएंटेशन सेम रहता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तो इस चीज को समझिए। लेकिन जब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल का हम लोगों ने से पहले ही देखा। मान लीजिए पी एक्स की बात कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल जब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब है कि ये सेम फेस का ओरिएंटेशन दिखाता है, ये डिफरेंट फेस का ओरिएंटेशन दिखाता है। और इसमें एक चीज ये भी है कि जो स्पेरिकल नेचर है, ज्यादातर स्पेरिसिटी किस में ज्यादा है, तो वो एस में ज्यादा है, पी में कम है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये डम्बल टाइप का है और ये स्पेयर टाइप का है। इसका मतलब हो गया कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो यस करेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, पी करेक्टर में सबसे कम स्ट्रांग होगा। उसका कारण यही है क्योंकि इसमें एक तो ओरिएंटेशन का पेच फंस जाता है और दूसरा इसमें जो डंबल शेप आ जाती है स्फेरिकल ना होते हुए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एटम के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं देती और बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं होने देती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने इसका परसेंटेज निकाला है और इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर यस करेक्टर किसी बॉन्ड में ज्यादा है, किसी दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है और एस करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांगली ओवरलैप्ड है, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ जो है उतनी ही छोटी होगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर एस करेक्टर मिनिमम है, इसका मतलब है कि उस एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसी तरह से एच डी करेक्टर को हम लोग रिलेट करते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे काम करता है। जैसे CH4 का ही ले लेते हैं। इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3 में 25% के आसपास इसमें यस करेक्टर है, यानी कि बॉन्ड तो फॉर्मेशन है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एस करेक्टर उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की जिसमें C2H4 है, अगर मैं इसकी बात करूं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, तो इसका हाइब्रिडेशन 1 2 3 3 सिग्मा इसमें अवेलेबल है और 0 लोन पेयर है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया कि जब 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर होता है तो sp2 हाइब्रिड बनता है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इसका भी हो गया sp2, यानी कि जो C सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है या फिर CH सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो sp2 और sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। अब आप समझिएगा कि अगर इसमें टोटल ये CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बट जो C डबल बॉन्ड C है वो बॉन्ड वीक हो जाता है, उसका कारण है क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड भी है। ये हम लोग अभी जब इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री समझेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी जो हम लोगों को समझना है वो ये है कि आप एस करेक्टर को देखिएगा कि एस करेक्टर किस में ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें एक मॉलिक्यूल एसिटिलीन ले लेते हैं और इसमें हाइब्रिडेशन देखते हैं तो sp है, यानी कि 50% एस करेक्टर है। और इसमें अगर देखते हैं तो इसमें 33% एस करेक्टर है। अगर इसमें देखते हैं 25% एस करेक्टर है। तो अगर हम लोग देखेंगे टोटल तो एस करेक्टर ऊपर से नीचे तक जाने पे एस करेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह से अगर हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ओवरलैपिंग सिग्मा सिग्मा बॉन्ड की जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है उसका बढ़ रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन चूंकि इसमें पाई ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है,
दैट्स वाई इसकी वीकनिंग होती है, यानी एक सशक्त इंसान की कुछ कमजोरी जरूर होती है, वैसे ही इसमें सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग है लेकिन इसका पाई बॉन्ड इसको वीक बना रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने सीखी। अब आप यहीं पे इस चीज को भी समझिएगा कि अगर एस करेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब है कि कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है। अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, उस केस में ये जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल के जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसी के पास छोड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा पाएगा, इसीलिए एसिटिलीन में एसिडिक करेक्टर होता है। तो इन सारे मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक के एसिटिलीन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एसिडिक करेक्टर शो करता है। हम लोग आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि जो हम इसकी सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोटॉन को निकाल लेता है और C ट्रिपल बॉन्ड CNA बनाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि एसिटिलीन जो है वो एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन को लेकर सीखी हैं। ऐसे ही हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे हमने मेथेन का किया, वैसे ही हम लोग C2H4 का भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि तो 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। अगर हम लोग 2 कार्बन में एक कार्बन का हाइब्रिडेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, और इसमें अगर हम लोग बॉक्सिंग की टाइप में फिलिंग करेंगे तो आप देखते हैं px py 1s 2s इस तरह से आता है। अगर इसको हम लोग ये तो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि CH बॉन्ड फॉर्मेशन हो इस मॉलिक्यूल में भी, तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से px py pz, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। अब आप इस चीज को समझिएगा कि अगर हम इसकी बात करते हैं C2H4 की, तो अगर हम इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोग देख पाएंगे कि C के पास में 2 H आएगा, इस वाले C के पास में 2 H आएगा। इसका मतलब है कि हमको 2 ऑर्बिटल चाहिए एक कार्बन के पास में जो हाइब्रिड हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें जो बनाते हैं C2H4 में, तो हम लोग जो हाइब्रिड करेंगे तो हाइब्रिड करते टाइम हम ये 3 ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं और एक बॉन्ड इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यानी कि एक बॉन्ड ये एक हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन, यानी 1 2 3, हमें 3 ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसमें टोटल 4 का हाइब्रिडेशन ना करके 3 को ही एक्साइटेड स्टेट में रखते हैं और पीजेड को खाली छोड़ देते हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा। तो इस जब हाइब्रिडेशन ये करेगा तो हाइब्रिड करके ये बनाएगा एक S एक PX एक PY, टोटल बनाएगा ये sp2 टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप इस चीज को समझिएगा इसमें कितने इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 इन्वॉल्व हुए, यानी कि इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। तो 3 sp2 यानी कि एक कार्बन के चारों ओर 3 sp2 ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं। ये वाला लोब थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इसी तरह से इसका तो ये 3 हमने बना दिए sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ही हम लोग इसमें इस वाले कार्बन को भी 3 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर सकते हैं। ये अब जो ऑर्बिटल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की स्थिति में हैं, जब हाइड्रोजन एटम का 1s आएगा तो इनसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया। अब ये जो बॉन्ड बचे हुए हैं sp ऑर्बिटल के, ये आपस में CC सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक बेटर तरीका है कि हम लोग यहाँ से इसको हटा दें और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस तरह से बना दें, तो ये सिग्मा बॉन्ड CC का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ये हुआ है। लेकिन अभी हम लोग दिमाग में एक चीज रखेंगे कि एक pz ऑर्बिटल हमने छोड़ रखा है,
चूंकि ये हाइब्रिड नहीं हुआ था, और पीजेड अगर पीएक्स पीवाई आपस में हाइब्रिड हुआ है तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि पीजेड जो है इस जनरेटेड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। आप लोग इस तरह से समझिएगा। अभी मैं आपको गुड रिप्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। अल्टीमेटली जब दो हाइड्रोजन आके इससे इन्वॉल्व हुए तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई, सी सी का सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और ये सिग्मा बॉन्ड बना है sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ बना है, ये 1s से sp2 से इन्वॉल्व होके बना है। ये हाइड्रोजन है, ये भी 1s से sp2 से इन्वॉल्व होके बना है, ये भी 1s है, 2sp2 से हाइब्रिड होके बना है। सेम है। अभी हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें इस कार्बन पे भी pz ऑर्बिटल जो था वो परपेंडिकुलर अवेलेबल था, इस कार्बन पर भी pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एम्प्टी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में अवेलेबल था। तो अब चूंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है इस तरह से, तो अब इनके पास ऑप्शन जो है ओवरलैपिंग करने का सिर्फ यही रह जाता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से झुक जाएं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लें। तो इस तरह से ये आपस में झुकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनल सिचुएशन जो इसकी होती है मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से होती है। इसको और भी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी प्लेन के ऊपर आ जाती है और प्लेन के नीचे आ जाती है, और एक प्लेन में ये चारों हाइड्रोजन एटम लाई करते हैं क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से है। तो इस तरह का शेप इसका निकल के आता है, और इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि पीजीटी टीजीटी में कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक प्लेन आप बनाइएगा, इस प्लेन में 2 कार्बन रखिएगा और 4 कोनों पर हाइड्रोजन रख दीजिएगा। इस तरह से ये प्लेन में है, सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड बना है वो पाई बॉन्ड प्लेन के ऊपर है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो प्लेन के ऊपर आती है, प्लेन के नीचे नहीं। प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर आती है, प्लेन में नहीं आती है। तो इसीलिए जब ये मॉलिक्यूल हमारा C2H4 है किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल्स अगर कोई आता है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो इस पे इजीली अटैक कर सकता है बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। तो इसीलिए ये C2H4 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। अदरवाइज अगर ये पाई बॉन्ड ना होता तो ये सिग्मा बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बिकॉज sp2 ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल से मिलकर बना है, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि sp3 से मिलकर नहीं बना। sp3 में 25% एस करेक्टर है जबकि sp2 में 33% एस करेक्टर है। तो इसीलिए यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है वो सीसी में ज्यादा है, लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से वो उसको ओवरकम नहीं कर पाती है, इसीलिए इसकी जो है वीकनेस ज्यादा हो जाती है, लेकिन बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने हाइब्रिडेशन की मदद से CH4 के लिए सीखी हैं। और ठीक इसी तरह से अगर हम लोग सीखना चाहते हैं एसिटिलीन के बारे में, C2H2 के बारे में, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही इसको अगर हम लोग बॉक्सिंग में दिखा सकते हैं इसको इस तरह से px py, और ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला जाता है, और ये 1s 2s और px py pz, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो हम लोग देखना है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, यानी कि 2 ही ऑप्शन है, एक एक दोनों हाइड्रोजन कार्बन को दे दिए जाएं,
यानी कि हमें और एक बॉन्ड फॉर्मेशन सीसी के बीच में होगा, यानी कि हमें 2 ऑर्बिटल अवेलेबल चाहिए हैं अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है। तो 2 ऑर्बिटल अवेलेबल कराने के लिए हमें जो है सिर्फ s और px का हाइब्रिडेशन करना है, इन दो को छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से हमें 2 ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे। अगर एक s और एक px आपस में हाइब्रिड करता है तो कितने 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक कार्बन के अराउंड में 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पिछले वाले में sp2 बन रहा था, यानी कि उसमें 33% s करेक्टर था, यहाँ पे 50% s करेक्टर है। तो इस बात को समझिएगा कि जो कार्बन है अगर इसके चारों ओर जो हमने 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट किए हैं फॉर फॉर्मिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसका जो शेप है वो मोर स्पेरिकल हो जाता है एज कंपेयर टू द C2H4। ऐसे ही इसका भी शेप जो है मोर स्पेरिकल हो जाता है, ऐसे ही इसका शेप यहाँ पे मोर स्पेरिकल हो जाता है इस तरह से। और 1s का हमारा ये हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ ये ऊपर दिखाना यहाँ पे सही नहीं है, इसको हम लोग दिखाते हैं इस ऑर्बिटल को यहाँ पर मोर स्पेरिकल और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाते हैं। और ये sp ऑर्बिटल है, ये sp है, ये भी sp है, ये भी sp है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जब 50% s करेक्टर हो जाता है तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छे से हो जाती है कि बॉन्ड जो है वो लीनियर हो जाता है, कोई भी बेंट या फिर झुकाव नहीं रह जाता बॉन्ड्स में। जैसे जैसे हम लोग sp3 से sp2 और sp तक जाएंगे और फाइनली s तक जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो 1s के बीच में है, तो ये लीनियर बॉन्ड है, इसमें कोई झुकाव नहीं है। इसी तरह से अगर s करेक्टर ज्यादा रहता है तो बॉन्ड जो है वो लीनियर ही बना रहता है। इसीलिए 50% s करेक्टर होने की वजह से एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल शो करता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिलेंड्रिकल शेप में आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हम लोग इतना बना चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि पहले पी बाई और पी जेड को हमने खाली छोड़ दिया है। तो पी अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन अगर एक्स एक्सिस पर है और अगर हम लोग इसे बाई एक्सिस बना लें, इसे हम लोग जेड एक्सिस बना लें, बाई और जेड बना लें, तो पी ऑर्बिटल पी बाई पर इस तरह से होगा और जेड ऑर्बिटल पर पी जेड इस तरह से होगा। ऐसे ही इसको भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन कार्बन लीनियर हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं। बाकी अगर पी बाई पी जेड की बात करते हैं तो वो CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं 3D में x y और z परपेंडिकुलर होते हैं। अगर C यहाँ अगर हाइड्रोजन x एक्सिस पर है CH बॉन्ड, तो जो p ऑर्बिटल है वो यहाँ है, तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और इसीलिए इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए जेड वालों की जो ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा और ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर वाई वालों का होगा ओवरलैपिंग तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली इसको हम लोग और क्लियरिटी के साथ में अगर लिखना चाहें तो ये जो डंबल शेप है इन सबको हटा देते हैं और हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड बनते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड है और इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव द प्लेन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल हो जाती है, सिलेंड्रिकल हो जाती है, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप है और मॉलिक्यूल लीनियर है, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड CH ये जो एंगल है वो 180 का एंगल है। इस चीज को आप समझिएगा। तो ऑलमोस्ट हाइब्रिडेशन की मदद से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिडिक करेक्टर को बताता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे CH4 C2H4 C2H2 sp3 sp2
Sp इस तरह से। तो ये हो गया अपना 25%, 33%, और अगर इसकी बात करें तो 50%। तो हम लोग देखते हैं कि S करेक्टर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इसीलिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल में जब H को निकालने का काम सोडियम करता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही दे जाता है और एसिटिलीन इजीली निगेटिव हो जाता है। और इस तरह से यहाँ सोडियम का Na+ से सपोर्ट करता है, जो इस चीज को प्रूव करता है कि एसिटिलीन का जो कार्बन है वो एसिडिक करेक्टर का, जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है एज कंपेयर टू द sp2 sp3। तो इसीलिए एसिटिलीन जो है एसिडिक रिएक्शंस में काम आ जाता है और एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और हम लोग फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 12 एनसीईआरटी है उसको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें एनसीईआरटी में इधर उधर दी हुई हैं उन सबको एक जगह पर लाकर और फुल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश हमारी रहेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो रिकेम साइंस को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।